हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, युनजू एसएसटाजू को देखते ही समझ चुका था कि एसएसटाजू टैलेंट सेट से बिलोंग करते हैं, इसलिए वो एसएसटाजू को अपनी सारी कहानी भी सुना देता है कि कैसे एक डीमन मरमेड होने के बावजूद भी मास्टर जूजियान ने उसे अपना डिसेबल एक्सेप्ट किया था। लेकिन जब टैलेंट सेट के ऊपर हमला हुआ था तो उस समय ब्रदर लियू जियान ने उसकी जान बचाने के लिए उसे बॉटम लेक के अंदर धक्का दे दिया था, ताकि कम से कम टैलेंट सेट का कोई एक सिंगल डिसेबल तो जिंदा रह सके। और उसी बॉटम लेक के अंदर अपनी गहरी इंजरीज के चलते युनजू लाखों सालों तक सोता रहा और एक दिन अचानक से युनमिंग की नजर उसके ऊपर पड़ गई, जिसके बाद युनजू को लाकर उसने अपने युनमिंग पैलेस के अंदर ट्रैप कर दिया और इसी सीक्रेट रूम के अंदर आकर रोजाना उसे खुद से प्यार करने के लिए मजबूर करती। और जब बेचारा युनजू उसे प्यार करने के लिए मना करता तो वो उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया करती थी, जिसके चलते न सिर्फ युनजू की सारी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गई थी, बल्कि उसी के साथ साथ उसकी मरीडिस भी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। जबकि ये सब पता चलते ही एसएसटाजू को युनमिंग के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था, इसलिए एसएसटाजू ने वहाँ पे अपनी रिवर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जहाँ एक तरफ युनजू को बचा लिया था तो वहीं दूसरी तरफ लेडी मास्टर युनमिंग को हमेशा हमेशा के लिए उसी वाटर पोल के अंदर ट्रैप कर दिया था। जिसके बाद एसएसटाजू मरमेड्स का एंशिएंट टैलेंट सेट के साथ क्या रिलेशन था, इस सब के बारे में पता लगाने के लिए मरमेड टाइड डोमेन की तरफ रवाना हो चुके थे और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बॉटम लेक के अंदर मौजूद मरमेड टाइड डोमेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पानी के नीचे पूरा का पूरा एक शहर बसा हुआ था, जो कि दिखने से एंशिएंट खंडों की तरह दिखाई दे रहा था। लेकिन ये तो सिर्फ टाइड डोमेन का आउटर हिस्सा था, असल एरिया तो इंटर्स गेट को पार करके शुरू होने वाला था। और इसी बीच हम देखते हैं कि एसएसटाजू भी अपने सभी डिसेबल्स को लेकर वहाँ पे पहुंच जाते हैं, जहाँ इंटर्स गेट के सामने कोई भी मौजूद नहीं था। और इंटर्स गेट की ऐसी भयानक हालत देखकर बेचारा युनजू वहाँ पे घबराते हुए कहता है, ये हमारी टाइड डोमेन के साथ क्या हो गया? ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हुआ करती थी, तो इसकी ऐसी भयानक हालत किसने कर दी? जिस पे निंग यू भी सीरियस होकर उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है, अगर अफवाहों की माने तो टाइड डोमेन के अंदर लातादार ट्रेस मौजूद हुआ करते थे। इवन टाइड डोमेन को सभी रियलम्स का रिचेस्ट एरिया भी माना जाता था, क्योंकि टाइड डोमेन जितने ट्रेस और किसी भी रियलम के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए टाइड डोमेन को लेकर अलग अलग रियलम्स के अंदर जंग भी चलती रहती थी। हर एक रियलम टाइड डोमेन को अपने अंदर शामिल करना चाहता था। निंग यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चाओ फेंग भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहती है, तो इसका मतलब है कि उन्हीं ट्रेस के चलते ही इस जगह की ऐसी भयानक हालत हो गई होगी। जिसपे निंग यू भी हमें अपना सर हिलाते हुए कहती है कि देखने से तो यही लग रहा है कि यहाँ पे काफी कुछ भयानक हुआ है। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि बर्निंग क्रॉ की नजरें तो वहाँ पे किसी और चीज के ऊपर टिकी हुई थी। वो जल्दी से आगे बढ़कर वहाँ पे एक अजीब सी क्रिएचर को देखते हुए कहता है, क्या आखिर ये क्या चीज है? और ये कहकर जैसे बर्निंग क्रॉ जब उस क्रिएचर के पास जाकर उसे वहाँ पे गौर से देखता है तो वो क्रिएचर अचानक से वहाँ पे अपनी आंखें खोल लेता है, जो देखकर तो बेचारे बर्निंग क्रॉ की चीख ही निकल जाती है और वो जल्दी से डर के मारे वहाँ पे वापस एसएसटाजू के पास ही आ गया था। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि वो क्रिएचर वहाँ पे जिसके ऊपर स्टोन की परत जम चुकी थी, वो धीरे धीरे वहाँ पे स्टोन को तोड़ते हुए दोबारा से उठने लगा था। और ये सब एसएसटाजू भी वहाँ पे काफी गौर से देख रहे थे। जबकि स्टोन परत को अपने ऊपर से हटाने के बाद वो अजीब सा केकड़े जैसा दिखने वाला क्रिएचर भी उठ खड़ा हुआ था, जिसे देखकर बर्निंग क्रॉ वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, अब आखिर ये क्या गंदी सी चीज है? ऐसा गंदा और भयानक क्रिएचर तो आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा। बर्निंग क्रॉ की आवाज सुनकर हम देखते हैं कि उस केकड़े की नजर भी वहाँ पे बर्निंग क्रॉ और बाकी सभी के ऊपर जाती है, जहाँ वो केकड़ा अपने सामने इंसानों को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि तुम सभी कल्टीवेटर्स यहाँ पे क्या कर रहे हो? और ये कहकर वो वहाँ पे बर्निंग क्रॉ की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम तो डीमन रियलम के लग रहे हो, तो फिर तुम यहाँ पे इन इंसानों के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम एक डीमन होने के बावजूद भी इस तरह से इंसानों के साथ घूम रहे हो? लेकिन तुम चीज क्या हो मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम वाकई कोई डीमन हो या फिर कोई कौवा वगैरह हो? और ये कहकर वो केकड़ा बार बार अपनी आंखें साफ करके बर्निंग क्रॉ को देखने लगा था, जहाँ काफी बार अपनी आंखों को साफ करने के बाद वो बर्निंग क्रॉ से कहता है, मुझे तो लगता है कि तुम कोई चिकन हो जो कि भटकते हुए यहाँ तक आ पहुंचा है। अब जैसे ही वो अजीब सा केकड़ा बर्निंग क्रॉ को वहाँ पे चिकन कहता है तो बर्निंग क्रॉ का गुस्सा वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और उसने जल्दी से आगे बढ़कर वहाँ पे अपनी डिमोनिक फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए बेचारे उस अजीब से केकड़े के ऊपर ही हमला कर दिया था और अपनी बर्निंग फ्लेम के अंदर उसे वहाँ पे पूरी तरह से रोस्ट करते हुए कहता है, अब बताओ तुम चिकन किसे कह रहे थे? और ये कहकर बर्निंग क्रॉ उसे वहाँ पे बाइट करते हुए कहता है, तुम तो खुद बहुत ही ज्यादा टेस्टी केकड़े हो, जिसे अब हम लोग यहाँ पे ग्रिल करने के बाद मजे ले लेकर खाने वाले हैं। वहीं बर्निंग क्रॉ ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि लिंग जू को भी वहाँ पे उस रोस्ट हो चुके केकड़े की खुशबू आती है, जिसे सुनकर वो जल्दी से वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहता है, इसकी खुशबू तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रही है, पर मुझे ये नहीं पता कि इसका खाने में टेस्ट कैसा होगा। चलो क्यों ना हम लोग एक बार इसे टेस्ट करके देख ही लें। लिंग जू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बर्निंग क्रॉ के मुंह में भी वहाँ पे पानी आ गया था और जैसे ही वो वहाँ पे उस केकड़ को खाने के लिए आगे बढ़ता है तो अचानक से हम देखते हैं कि उसके ऊपर जमी हुई रोस्ट की परत के अंदर भी क्रैक्स आने लगे थे, जिसे पूरी तरह से तोड़ता हुआ वो अजीब सा केकड़ा बहुत ही आसानी के साथ बाहर आ गया था, जिससे अचानक से वहाँ पे इस तरह से बाहर आते हुए देखकर बर्निंग क्रॉ और लिंग जू दोनों वहाँ पे चौंक जाते हैं और बर्निंग क्रॉ तो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या क्या ये अभी तक भी जिंदा था? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वहीं बर्निंग क्रॉ अभी वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वो अजीब सा केकड़ा वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ जंप करते हुए दोबारा वहाँ पे नीचे जमीन पे आ गया था और वहाँ पे अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने के बाद उसने अपने अजीब से वेपन को भी दोबारा वहाँ पे अपने हाथों में ले
ले लिया था, जिसके चलते अब वो अजीब सा केकड़ा वहाँ पे प्रॉपर एक गार्ड की तरह दिखाई दे रहा था। खैर उसके बाद वो अजीब सा केकड़ा सीधा वहाँ पे पॉइंट पे आते हुए उन सभी से पूछता है, तो क्या तुम सभी लोग भी टाइड डोमेन के अंदर ट्रेस को एक्सप्लोर करने के लिए आए हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें से हर एक पर्सन को अंदर जाने के लिए 10-10 गोल्ड के सिक्के देने होंगे, और क्योंकि तुम लोगों की तादाद 6 है तो तुम लोगों के हुए 60 गोल्डन सिक्के। भले ही तुम लोगों के साथ घूम रहा ये चिकन तुम्हारा स्पिरिचुअल पेट होगा, लेकिन मैं इसे भी एक ह्यूमन बीइंग की तरह ही कंसीडर करूंगा, क्योंकि ये भी तुम सभी की तरह बात करता है। वहीं वो अजीब सा केकड़ा इससे आगे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि युनजू गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है, टाइड डोमेन मेरा घर है और क्या तुम मुझे ही मेरे घर में जाने देने के लिए मुझसे पैसे मांग रहे हो? युनजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो अजीब सा केकड़ा उसे वहाँ पे सीधा सीधा जवाब देते हुए कहता है, अगर तुम लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं इंट्रेस्ट गेट को ओपन नहीं करूंगा, और जब तक इंट्रेस्ट गेट ओपन नहीं होगा तुम में से कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा। मुझे उम्मीद है तुम सब लोग मिलकर यहाँ पे किसी बहुत ही बड़ी ट्रेजर की तलाश करने के लिए आए होगे, तो उस बड़े से ट्रेजर के लिए 7 गोल्ड के सिक्के तो बहुत ही कम कीमत है, और अगर फिर भी तुम लोग इतनी कीमत नहीं दे सकते तो चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। टाइड डोमेन के अंदर तुम लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है। वहीं ऐसा तजू जो कि उस केकड़े की ये सारी बकबक सुन रहे थे, वो अचानक से वहाँ पे कॉल टून में उससे कहते हैं, ओ तो इस इंट्रेस्ट गेट वाले बैरियर को पावर ऑफ रूल की मदद से बनाया गया है, जो कि लिविंग क्रिएचर्स को अपने अंदर से नहीं गुजरने देता, लेकिन मरी हुई चीजें बिना किसी परेशानी के इसके अंदर जा सकती हैं। और ये कहकर ऐसा तजू वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहते हैं, इंटरेस्टिंग, काफी कमाल का बैरियर है। और ये कहकर ऐसा तजू वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स के साथ उस अजीब से केकड़े को वहाँ पे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सीधा वहाँ पे उसी इंट्रेस्ट गेट वाले बैरियर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, जो देखकर वो केकड़ा उन्हें वहाँ पे डराने की कोशिश करते हुए कहता है, ह्यूमन कल्टीवेटर, तुम्हारा नॉलेज तो वाकई काफी ज्यादा कमाल का है, लेकिन अफसोस तुम भी जिंदा लोगों में शुमार होते हो, जिसके चलते तुम में से कोई भी उस बैरियर को पार नहीं कर पाएगा। उल्टा वो तुम सभी लोगों के ऊपर बैकलैश करते हुए तुम सभी लोगों को बीच में से काट देगा। हालांकि वो केकड़ा वहाँ पे ऐसा तजू और बाकी सभी को डराने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि ऐसा तजू उसे वहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते, और वो चुपचाप अपने सभी डिसेबल्स को लेकर उसी बैरियर की तरफ ही आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ जैसे जैसे ऐसा तजू उस बैरियर की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे थे, उस केकड़े के फेस की पर भी एक अजीब सी स्माइल आती जा रही थी, जैसे वो वहाँ पे ऐसा तजू के मरने का इंतजार कर रहा हो। लेकिन जैसे ऐसा तजू वहाँ पे उस पावर रूल वाले बैरियर के सामने पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि उस बैरियर के अंदर खुद ब खुद ही एक बड़ा सा होल हो गया था, जिससे होते हुए ऐसा तजू चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, जो देखकर तो ऐसा तजू के सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे स्माइल करते हुए ऐसा तजू के पीछे पीछे चले जाते हैं, जबकि वो अजीब सा केकड़ा जो कि सब वहाँ पे बहुत ही गौर से देख रहा था। ये सब देखकर तो बेचारे उस केकड़े की आंखें ही बाहर आने को हो जाती हैं, और वो अपनी आंखें साफ करके दोबारा वहाँ पे ये नजारा देखकर हैरान होते हुए कहता है, क्या पावर ऑफ रूल ने भी इस पर्सन के सामने अपना सर झुका लिया? जबकि पावर ऑफ रूल को तो हेवन की सबसे पावरफुल पावर माना जाता है, अगर वही पावर इस पर्सन के सामने झुक गई है तो इसका मतलब है कि ये कोई आम इंसान नहीं है। जबकि उस अजीब से केकड़े की ये सारी बातें सुनकर बर्निंग क्रो दोबारा वहाँ पे उसके पास वापस आकर उसका मजाक उड़ाते हुए उसे वहाँ पे चिढ़ाने लगा था, लेकिन अब वो केकड़ा भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था। वो एंसेस्टर्स और उनके डिसेबल्स को वहाँ पे उस बैरियर को पार करते हुए देखकर वहाँ पे खुद से ही कहता है, इस बार टाइड डोमेन के अंदर काफी कुछ बड़ा और अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है। इस पर्सन ने यहाँ पे आकर टाइड डोमेन के रूल्स को तोड़ने की कोशिश की है, जिसके चलते हो सकता है वो इवल सोल्स भी दोबारा जिंदा हो जाए, और अगर इस पर्सन को इवल सोल्स के साथ मुकाबला हो जाता है तो फिर बुद्धास और गोड्स तक भी इस पर्सन को नहीं बचा पाएंगे। लेकिन अगर ये पर्सन उन इवल सोल्स का भी मुकाबला कर लेता है तो फिर तो मुझे पक्का यकीन है कि हमारे इस टाइड डोमेन की किस्मत एक बार फिर से चेंज होगी, और एक बार फिर से पहले की तरह इसके अंदर खुशहाली आएगी, जैसे कि लाखों साल पहले हुआ करती थी। खैर जैसे ही तजू और उनके डिसेबल्स वहाँ पे इस बैरियर को पार करते हैं तो वो सभी लोग 2 अलग अलग जगहों पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ सबसे पहले हम लिंगजू और चाओफेंग को देखते हैं, जो कि एक वाटर टोर्नेडो से होते हुए टाइड डोमेन की एक अलग ही जगह पे आ चुके थे। और चाओफेंग उस जगह को गौर से देखकर सीरियस होते हुए वहाँ पे लिंगजू से कहती है, तो आखिरकार उस बैरियर ने अपनी चाल चल ही दी, उसने जबरदस्ती हम सभी लोगों को अलग अलग जगहों पे टेलीपोर्ट कर दिया। और ये कहकर चाओफेंग वहाँ पे लिंगजू से कहती है, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, हमें जल्द से जल्द यहाँ पे मास्टर को ढूंढना होगा। अब चाओफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगजू जो कि वहाँ पे उस जगह को चाओफेंग की तरफ बहुत ही गौर से देख रहा था, वो वहाँ पे स्मेल करते हुए चाओफेंग से कहता है, वैसे तो जूनियर ब्रदर को ढूंढ पाना किसी के भी बस की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक एडवांटेज है, हम यहाँ पे मेरे जूनियर ब्रदर को बहुत ही आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं। मेरे ऊपर यकीन रखो, हमें बस उस जगह की तलाश करनी होगी जहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेस मौजूद हो। यकीन मानो मेरा छोटा भाई जू यंग हमें वहीं पे मिलेगा, क्योंकि ट्रेस की तरफ वो खुद ब खुद ही खींचे चला जाता है। पर अभी लिंगजू वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पे कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे किसी चीज से अपनी जान बचाते हुए बहुत ही तेजी के साथ भाग रहे थे, और साथ ही साथ वहाँ पे चिल्लाते हुए किसी को अपनी मदद के लिए भी बुला रहे थे। असल में उन सभी लोगों के पीछे एक वाटर टोर्नेडो पड़ा हुआ था, जो कि वहाँ पे एक एक करके उन सभी लोगों को अपनी चपेट के अंदर लेते हुए उन सभी लोगों को स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करके उन सभी लोगों को वहीं पे फेंकता जा रहा था, जिसे देखकर लिंगजू भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है, ये तो शैडो मोस्टर है, जो कि लोगों को अपने इल्यूजन के अंदर फंसाने में माहिर होते हैं। ये मोस्टर इसी तरह से स्पिरिचुअल वाटर के अंदर पैदा होते हैं, और पैदा होने के साथ से ही इन मोस्टर्स के अंदर स्पिरिचुअल विजडम की पावर होती है। लेकिन मुझे तो लगा था कि अब ये मोस्टर्स खत्म हो चुके हैं, क्योंकि ये मोस्टर्स
हजारों साल से इकट्ठी हो रही हेवन एंड अर्थ की एनर्जी से बने हुए एसेंस को ऑब्जर्व करते हुए बनते थे, जिसके चलते इनकी तादाद वैसे ही बहुत ज्यादा कम हुआ करती थी। इवन मैंने खुद भी इन्हें पिछले काफी सालों से नहीं देखा था, जिसके चलते मुझे लगता था कि अब ये मॉन्स्टर्स इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं, लेकिन नहीं, आज मुझे इसे दोबारा यहाँ पे देखने का मौका मिल रहा है। अब लिंगजू की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि चाओ फेंग वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए उससे कहती है, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये कहकर चाओ फेंग ने वहाँ पे अपनी हेमली स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक जायंट स्पिरिचुअल हैंड बना दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पे जल्दी से उस वाटर टोर्नेडो को पकड़ लेती है, जबकि वो वाटर टोर्नेडो भी उस जायंट हैंड से छूटने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। इसलिए वो चाओ फेंग के स्पिरिचुअल हैंड को भी लेकर बहुत ही तेजी से इधर उधर घूमने लगा था, जो देखकर चाओ फेंग भी वहाँ पे अपने जायंट स्पिरिचुअल हैंड की पावर को बढ़ाते हुए उसे दोबारा से मजबूती से पकड़कर एक ही जगह पे रोक देती है। लेकिन वो मौत था कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बहुत ही तेजी के साथ इधर उधर मूव करते हुए चट्टानों के साथ टकराने लगा था ताकि वो जायंट स्पिरिचुअल हैंड डिस्ट्रॉय हो सके, लेकिन बेचारा वो मॉन्स्टर अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाता। और इसी तरह देखते ही देखते चाओ फेंग ने वहाँ पे अपने जायंट स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार उस वाटर टोर्नेडो को कंट्रोल कर ही लिया था, जिसे वहाँ पे कंट्रोल करने के बाद वो मॉन्स्टर भी उड़ते हुए खुद ब खुद ही वहाँ पे चाओ फेंग के हाथों में आ गया था, जो कि देखने में काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था, जिसे देखकर लिंगजू भी वहाँ पे एक्साइटेड होकर उसे वहाँ पे अपने हाथों में लेते हुए कहता है, तो ये हेवन एंड अर्थ के एसेंस से बना हुआ मॉन्स्टर है, वाकई काफी ज्यादा क्यूट है। जिसपे चाओ फेंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहती है, मेरे ख्याल से तो हमें इसे आजाद करते हुए दोबारा से लेक के अंदर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये बहुत ही कम बच्चे होंगे और हो सकता है ये अपनी नस्ल को बचाने में कामयाब हो जाए। लेकिन लिंगजू तो वहाँ पे उसके साथ बच्चों की तरह खेलते हुए कहता है, जूनियर ब्रदर जू यंग को ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, मुझे तो लगता है इसे मेरे छोटे भाई जू यंग के लिए हमें अपने साथ ले जाना चाहिए। पर अभी लिंगजू वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी एक पर्सन वहाँ पे भागते हुए आकर उनसे कहता है, प्लीज मुझे बचा लो, वो खतरनाक लोग मुझे ढूंढ रहे हैं और न जाने कब से यहाँ पे मेरा पीछा कर रहे हैं। और ये कहकर वो पर्सन घबराकर इधर उधर देखते हुए लिंगजू और चाओ फेंग से कहता है, ये सिटी मुर्दा लोगों की नहीं है, बल्कि यहाँ पे सब कुछ जिंदा है। ये जो स्टोन के स्टैचूज बने हुए हैं ये बार बार यहाँ पे जिंदा हो जाते हैं और यहाँ पे टेल्स को एक्सप्लोर करने के लिए आने वाले लोगों को बहुत ही बेरहमी के साथ खा जाते हैं, ये लोग मुझे भी खा जाएंगे, प्लीज मुझे बचा लो। और ये कहकर वो पर्सन लिंगजू को हिला हिलाकर बार बार उसे वहाँ पे अपनी मदद करने के लिए कहने लगा था। लेकिन अचानक से ही हम देखते हैं कि उसकी अपनी पूरी बॉडी के अंदर वहाँ पे आग लग जाती है और देखते ही देखते उस आग ने वहाँ पे उस पर्सन की बॉडी को पूरी तरह से जला के राख कर दिया था, जिसके राख में बदलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी बॉडी अलग अलग मरमेड बीट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो देखकर वहाँ पे घूम रहा एक और पर्सन है भागकर जल्दी से वहाँ पे उन मरमेड बीट्स को उठाते हुए कहता है, ये सारे के सारे बीट्स मेरे हैं। और ये कहकर वो पर्सन एक एक करके उन सभी बीट्स को देखने लगा था, जिन्हें देखकर वो वहाँ पे खुश होते हुए कहने लगा था, अब इन्हें मैं बाहर जाकर बेचूंगा और उसके बाद मैं बन जाऊंगा इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। पर अभी बेचारा वो पर्सन वहाँ पे खुश होते हुए ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि बिल्कुल पहले वाले पर्सन की तरह उस पर्सन की बॉडी में भी आग लग जाती है, जिसके चलते वो भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से तड़पते हुए मारा गया था। और मरने के साथ ही वहाँ पे पहले वाले पर्सन की तरह उसकी बॉडी भी वहाँ पे मरमेड बीट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और ये खतरनाक नजारा लिंगजू और चाओ फेंग भी वहाँ पे बहुत ही गौर से देख रहे थे, जो देखकर वो दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस भी हो चुके थे, क्योंकि उन दोनों को ही वहाँ पे अंदाजा हो चुका था कि यहाँ पे जरूर से कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें टाई डोमेन मेंशन के आउटर एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे असताजू भी युनजू और बाकी सभी लोगों के साथ पहुंच चुके थे। और युनजू वहाँ पे आगे आगे बढ़ते हुए असताजू को अपने मेंशन की लोकेशन बता रहा था, जहाँ इसी तरह से युनजू असताजू को आगे ले जाते हुए असताजू को अपने मेंशन के टायर हाउस के पास लेकर आ चुका था। और वहाँ पे पहुंचने के बाद युनजू वहाँ पे सामने की तरफ इशारा करते हुए असताजू से कहता है, ये जो सामने आपको टायर हाउस दिखाई दे रहा है यही है हमारे ट्राइब का टायर हाउस। अभी युनजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि असताजू उसे वहाँ पे बिना कोई जवाब दिए चुपचाप उन सभी को लेकर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ जैसे जैसे वो सभी लोग आगे बढ़ रहे थे वो जगह वहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक होती चली जा रही थी। एक तो वहाँ पे चारों तरफ अजीब अजीब से स्टोन स्टैचूज बने हुए थे, दूसरा वहाँ पे काफी ज्यादा सन्नाटा छाया हुआ था और ये दोनों चीजें मिलकर उस जगह को वहाँ पे काफी ज्यादा डरावना बना रही थी। जबकि बर्निक रो तो वहाँ पे उन अजीब से स्टोन स्टैचूज के पास जाकर उन्हें वहाँ पे गौर से देखते हुए कहता है कि अब आखिर ये क्या चीज है। और इसी तरह से वो लोग वहाँ पे आगे बढ़ते हुए एक ऑयल लैंप के पास आ जाते हैं, जिसे देखकर बर्निक रो भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि ये तो ऑयल लैंप है जो कि सिर्फ एक बार जलाने के बाद 1000 से भी ज्यादा सालों तक जलता रहता है। और अभी क्योंकि ये ऑयल लैंप यहाँ पे चल रहा है तो इसका मतलब है कि अभी से यहाँ पे 1000 साल पूरे नहीं हुए होंगे। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, ये ऑयल लैंप बहुत ही ज्यादा कमाल का टायर है। और ये कहकर बर्निक रो वहाँ पे युनजू से सवाल करते हुए पूछता है, क्या ये भी तुम्हारे मरमेड टाई डोमेन का कोई खास टायर है। बर्निक रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युनजू वहाँ पे उदास होकर उसे जवाब देते हुए बताता है कि ये कोई ऑयल लैंप नहीं है बल्कि ये मरमेड का ऑयल है जो कि यहाँ पे जलते हुए रोशनी फैला रहा है। युनजू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बर्निक रो के साथ साथ निंगयू भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, मरमेड ऑयल ये क्या चीज होती है। जिस पे युनजू की बजाय असताजू उन्हें वहाँ पे कोल्ड टून में जवाब देते हुए बताते हैं, मरमेड ऑयल को बनाने के लिए मरमेड की स्पिरिचुअल वेंस को बाहर निकाला जाता है और उसके बाद उन स्पिरिचुअल वेंस की एनर्जी को ड्राई किया जाता है। और ये सब करने के बाद उन्हें पूरा 9981 दिनों
महीनों तक लगातार रिफाइन किया जाता है और इस तरह आप एक कभी न खत्म होने वाले मरमेड ऑयल को बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए मरमेड्स को अपनी स्पिरिचुअल वेंस का सैक्रिफाइस देना पड़ता है, जिसके चलते काफी सारे मरमेड्स तो मारे भी जाते हैं। यानी कि ये ऑयल मरमेड्स की लाइफ से ही बनाया जाता है। अब एसेटाजू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बन्ने क्रो वहाँ पे हैरान होकर चिल्लाते हुए कहता है, क्या ये जरूर से किसी बहुत ही ज्यादा घटिया बीस्ट का काम होगा। उसने अपने फायदे के लिए इस ऑयल को रिफाइन किया होगा। एक बार वो घटिया बीस्ट मेरे हाथों में लग जाए तो मैं अपनी खतरनाक डिमोनिक फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उन्हें भी रोस्ट कर दूंगा। बन्ने क्रो को इस तरह से गुस्से में देखकर निंग्यू भी वहाँ पे उदास होते हुए कहती है, एक मरमेड की बॉडी पूरी तरह से टैर से भरी होती है, इसलिए मुझे तो लगता है कि सारे मरमेड्स को बहुत समय पहले ही यहाँ से किडनैप कर लिया गया होगा। लेकिन अगर उन लोगों ने अपने शेल्टर को नहीं छोड़ा होगा तो हो सकता है यहाँ पे कुछ और भी मरमेड्स जिंदा हो, लेकिन इसके चांसेस मुझे बहुत ही ज्यादा कम लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ की हालत देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि एंशिएंट टैलेंट सेट की तरह तुम्हारा टाइड डोमेन भी कोई बहुत बड़ी तबाही झेल चुका है। अब निंग्यू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारे युनजू वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान हो गया था। लेकिन अभी युनजू वहाँ पे इसी तरह से उदास हो ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि एसेटाजू अचानक से वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस ऑयल लैम्प के अंदर मौजूद उस मरमेड ऑयल को दोबारा से रिवर्स करने लगे थे, जो कि जैसे जैसे वहाँ पे रिवर्स हो रहा था हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी फैलने लगी थी और देखते ही देखते वो मरमेड ऑयल वहाँ पे पूरी तरह से रिवर्स होते हुए एक छोटी सी फिश में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। और ये उसी मरमेड की इनिशियल सोल बॉडी थी जिसे रिफाइन करते हुए उस ऑयल को बनाया गया था। वहीं वो सोल बॉडी उड़ते हुए सीधा युनजू के हाथों में आ जाती है, जिसे देखकर युनजू भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये तो बस सोल बॉडी है। जिस पर एसेटाजू उसे वहाँ पे गोल्डन में जवाब देते हुए बताते हैं कि ये उस मरमेड की इनिशियल सोल बॉडी है और ये अगले 100 सालों तक दोबारा से रीशेप होते हुए बिल्कुल पहले वाले मरमेड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। लेकिन ये बस उसकी सोल बॉडी है, इसकी फिजिकल बॉडी को तुम्हें खुद से ही रीशेप करना होगा। और ये कहकर एसेटाजू अचानक से वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में कहते हैं, मरमेड आज से लाखों साल पहले मेरे टैलेंट सेट का हिस्सा हुआ करते थे और ये हक किसी को भी नहीं है कि वो मेरे टैलेंट सेट के लोगों को हर्ट कर सके। टैलेंट सेट से जुड़े हुए हर एक पर्सन की किस्मत को मैं खुद से लिखूंगा। अगर उनमें से कोई मर भी चुका है तो मैं उन्हें दोबारा से जिंदा करूंगा। अब एसेटाजू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि युनजू वहाँ पे इतना ज्यादा खुश हो गया था कि वो जल्दी से दोबारा वहाँ पे एसेटाजू के सामने अपना सर झुकाकर वहाँ पे उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, एसेटर मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन युनजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेटाजू उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते। लेकिन एसेटाजू के फेस के ऊपर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था, यानी कि सब के पीछे जो कोई भी होने वाला था उसे एसेटाजू बहुत ही भयानक और खतरनाक मौत देने वाले थे। और उसी के बारे में पता लगाने के लिए एसेटाजू वहाँ पे उन सभी को लेकर वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि उन दीवारों पे बने हुए वो बड़े बड़े स्टोन स्टैचूज धीरे धीरे जिंदा होने लगे थे और एसेटाजू के ऊपर काफी ज्यादा गहरी नजर भी रखे हुए थे। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें टाइड डोमेन की साइड हाल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग मौजूद थे और वो वहाँ पे मरमेड और फिशेस की बोन्स को उठाते हुए पागलों की तरह बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। इसी बीच हम देखते हैं कि एक पर्सन वहाँ पे फिश के स्केलेटन को उठाकर वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, मेरे हाथ में तो बहुत बड़ी मरमेड का बीट लग चुका है, अब तो मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। और ये कहकर उस पर्सन ने वहाँ पे खुश होते हुए जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी वो वहाँ पे इसी तरह से खुश होते हुए हंस ही रहा था कि तभी एक दूसरा पर्सन वहाँ पे आकर उसे धक्का देकर उसके हाथों से वो फिश स्केलेटन छीन कर उसे वहाँ पे साइड पे फेंकते हुए कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से, इस मरमेड बीट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। और ये कहकर वो भी वहाँ पे पहले वाले पर्सन की तरफ वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगा था। लेकिन तभी अचानक से वो पहले वाला पर्सन वहाँ पे उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से, इस मरमेड बीट को पहले मैंने देखा था, इसलिए मरमेड बीट मेरा है और मेरे मरमेड बीट से अपने ये गंदे हाथ दूर रखो। और ये कहकर तो उन दोनों ने वहाँ पे पागलों की तरह आपस में लड़ना ही शुरू कर दिया था। इवन वो दोनों वहाँ पे उस मामूली से फिश स्केलेटन के लिए एक दूसरे को मारने पे आ चुके थे। और इसी बीच हम देखते हैं कि एसेटाजू भी अपने डिसेबल्स के साथ वहाँ पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एक तीसरा पर्सन एक बड़े से पिलर को पकड़ के बैठा था और उसे पकड़कर वहाँ पे खुश होते हुए कह रहा था, मेरे हाथों में कितना बड़ा डायमंड क्रिस्टल लगा है। और उनकी ऐसी पागलों वाली हरकतें देखकर निंग्यू भी वहाँ पे कंफ्यूज होते हुए एसेटाजू से कहती है, आखिर ये लोग इस मामूली से फिश बोन के लिए आपस में इस तरह से पागलों की तरह क्यों झगड़ रहे हैं? ये बस एक मामूली सी फिश बोन ही तो है, इसे भला एक दूसरे से छीन कर ये लोग क्या ही कर लेंगे। वहीं एसेटाजू जो कि वहाँ पे सारा इल्यूजन साफ साफ देख पा रहे थे, उन्हें वहाँ पे सारा माजरा समझ आ चुका था कि आखिर ये लोग इस तरह से आपस में लड़ क्यों रहे हैं। और अपने डिसेबल्स को भी वहाँ पे ये नजारा दिखाने के लिए एसेटाजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। और जैसे जैसे एसेटाजू की डिवाइन सुप्रीम एनर्जी वहाँ पे आगे बढ़ रही थी, हम देखते हैं कि एसेटाजू के साथ साथ बाकी सभी को भी उन लोगों का इल्यूजन दिखाई देने लगा था। और देखते ही देखते एसेटाजू की डिवाइन सुप्रीम एनर्जी ने वहाँ पे उस सारे के सारे इल्यूजन को वहाँ पे सबके सामने ला के रख दिया था। और उस इल्यूजन के चलते तो वो जगह वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी, जो देखकर निंग्यू भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, ओ तो ये है वो इल्यूजन है जो कि इन लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मुझे समझ आ रही है कि ये लोग इस तरह से आपस में लड़ क्यों रहे हैं। जबकि इस इल्यूजन को देखकर युनजू वहाँ पे रोते हुए एसेटाजू से कहता है, आज से लाखों साल पहले तो असल में हमारा टाइड डोमेन इसी तरह से दिखाई देता था। वहीं युनजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेटाजू चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ जैसे एसेटाजू थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वो दोनों पर्सन जो कि वहाँ पे उस मरमेड बीट के लिए आपस में लड़
रहे थे। उनकी नजर वहाँ पे एसोटाजू के ऊपर पड़ती है, जो देखकर वो अपने अपने मरमेड बीट को अपने पास रखते हुए गुस्से से वहाँ पे एसोटाजू से कहते हैं, अब तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पे आने की? यहाँ पे रखे हुए सारे के सारे ट्रेजर सिर्फ और सिर्फ हमारे हैं, इसलिए अब अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, वरना हम दोनों मिलकर यहाँ पे तुम्हारी जान ले लेंगे। और ये कहकर तो उन दोनों ने वहाँ पे अपने अपने वेपन्स तक को भी बाहर निकाल लिया था, लेकिन एसोटाजू को तो वहाँ पे उन सबसे कोई मतलब ही नहीं था। वो वहाँ पे आगे बढ़ते हुए गोल्डून में उनसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो। और ये कहकर एसोटाजू ने वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक वाटर टोर्नेडो को बना दिया था, जो कि देखते ही देखते उन सभी को वहाँ पे अपनी चपेट के अंदर ले लेता है और तेजी से वहाँ पे उन सभी लोगों को अपने अंदर घुमाने लगा था, जहाँ उनके साथ साथ वो फिश बोन्स भी उड़ने लगी थी, जिन्हें वो सभी लोग अभी तक भी ट्रेस ही समझ रहे थे। इसलिए वो सभी लोग वहाँ पे अपनी जान खतरे में होने के बावजूद भी उन ट्रेस को लेने की कोशिश कर रहे थे, जो देखकर एसोटाजू वहाँ पे गोल्डून में कहते हैं बेवकूफ कहेंगे। और ये कहकर एसोटाजू उस लीजन को देखते हुए कहते हैं डिस्ट्रॉय, जहाँ एसोटाजू कैसा कहती है हम देखते हैं कि उनकी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी चाह करे सीधा वहाँ पे उन सभी लोगों के साथ टकराती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे छाया वो सारा का सारा इल्यूजन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था और अब वो जगह वहाँ पे बिल्कुल पहले वाले खंडरों की तरह ही दिखाई देने लगी थी, जो देखकर वो सभी बेवकूफ लोग वहाँ पे रोते हुए कहते हैं, ये आखिर यहाँ पे ये सब क्या हो गया? और मैंने जो इतने सारे मरमेड बीट्स को इकट्ठा किया था वो सब कहाँ गए? मैंने तो उन सभी मरमेड बीट्स को इकट्ठा करने के लिए अपनी जान तक को दांव पे लगा दिया था, लेकिन अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। और ये कहकर तो उस पर्सन ने नीचे जमीन पे झुकते हुए वहाँ पे जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था, जबकि हम देखते हैं कि तभी एसोटाजू की डिवाइन सुप्रीम एनर्जी वहाँ पे छोटे छोटे बीट्स में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।